एनीवेज क्लास 9 के छात्र नेक्स्ट हेडिंग है रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में एक रूस में एक समीकरण उलट गया। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में एक रूस में एक समीकरण उलट गया। 1970 के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। रूस के सत्ता पर समाजवादी ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1970 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। 1970 में राजशाही के पतन की घटनाओं को ही, जब राजाओं का पतन हुआ, राजशाही सत्ता का पतन हुआ, तो यही क्या कहलाया? अक्टूबर क्रांति कहलाया। ऐसे कहा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालें। रूसी समाज 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य का जार निकोलस सेकेंड का शासन था। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकेंड का शासक था। मॉस्को का आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस में कुछ हिस्से रूस साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में उपजा शाखा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मानने वाले बहुमत थे। मतलब क्रिश्चियन को मानने वाले बहुमत बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इन साम्राज्यों के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। मतलब और कोई चारा नहीं था, वो लोग खेती पर निर्भर थे। यूरोप में किसी भी देश के खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना ही नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश तेज़ी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगुना, स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि। कोयला में दुगना और स्टील में 4 गुना हुआ। सन 1900 तक कुछ बढ़ा। इलाकों में कारीगरों, कारखानों, मजदूरों में लगभग बराबर हो चुकी थी। निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे। काम की पाली के घंटे इसका ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों, वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींच जाती, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे तक की पालियों में काम करते। मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मेटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। मतलब कई व्यवस्था था। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके बीच योग्यता, दक्षता के स्तर भी काफ़ी फ़र्क था।
सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। ये भी बात सही है। उनके काम से ज़्यादा प्रशिक्षण निपुणता की ज़रूरत तो रहती। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह मुकाबले जितना काम करते थे उतना नहीं, उससे कम मिलता था। आधे 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे व्यवहार साफ दिखाई देता। यद्यपि कुछ मजदूर बेरोजगार आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने में संगठन बना लिए। कुछ मजदूर जब देखे कि वहाँ की सरकार उनकी नहीं सुन रही है तो एक दूसरे से मिल के अपना एक संगठन बना लिए। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता तो उन्हें मालिकों की शिकायत होती और मजदूर एकजुट हड़ताल करते थे। मतलब उन मजदूरों में इतना प्रेम था कि अगर एक को निकाला जाता था तो लोगों में हड़तालें हो जाती थी। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग, 1902 में धातु उद्योग, ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात के ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्ति और सामंतों राजशाही ऑर्थोडॉक्स चर्च पर कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिए जाए तो सामंतों नवाबों में बिल्कुल सम्मान नहीं करते। नवाबों सामंतों का सत्ता हैसियत मिली हुई थी। लोकप्रियता की वजह से ही नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा से के बदले मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति ब्रिटेनी किसान केवल नवाबों का सम्मान करते थे। क्रांति के दौरान ब्रिटेनी किसान और केवल नवाबों का सम्मान बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के नवाबों की ज़मीन छीन कर किसानों के बीच बांट दी जाए, बहुताय वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटीं। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगीं। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून सौंप देते थे। कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत और हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था।